बुखारा शहर अपनी शानो शौकत और अपने सुल्तान सुलेमान की दरियादिली के लिए मशहूर था। सुल्तान का दरबार किसी जन्नत के नज़ारे से कम न था। दीवारों पर सोने की नक्काशी, फर्श पर ईरान के बेहतरीन कालीन और छतों से लटकते बिलौरी फानूस देखने वालों की आंखें चौंधिया देते थे। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक अंधेरा भी था, और वो था दरबारियों की चापलूसी का। सुल्तान सुलेमान दिल के अच्छे थे, मगर उन्हें अपनी तारीफ सुनने का बेहद शौक था। उनकी इसी कमजोरी का फायदा दरबारी उठाते थे, और उन सब में सबसे आगे था कमरुद्दीन। कमरुद्दीन की ज़बान में शहद और दिल में जहर था। उसके शब्द सुल्तान के कानों में ऐसे घुलते जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें। वो सुल्तान की हर हाँ में हाँ मिलाता, उनके मामूली से काम को भी ऐसा बताता जैसे दुनिया में उससे बड़ा कोई कारनामा हुआ ही न हो। अगर सुल्तान कहते कि आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, तो कमरुद्दीन कहता, आलमपनाह, ये सूरज की मजाल कहा। ये तो आपके चेहरे के नूर का अक्स है जो आसमान पर चमक रहा है। सुल्तान यह सुनकर बाग बाग हो जाते और कमरुद्दीन की जागीर में इजाफा हो जाता। कमरुद्दीन ने अपनी झूठी तारीफों और मक्कारी से सुल्तान के दिल में एक खास जगह बना ली थी। वो दूसरे ईमानदार और सच्चे दरबारियों के खिलाफ सुल्तान के कान भरता, उनकी छोटी सी गलती को पहाड़ बनाकर पेश करता, और धीरे धीरे उसने दरबार से सच्चाई और ईमानदारी का लगभग सफाया ही कर दिया था। अब दरबार में सिर्फ चापलूसों की ही चलती थी, और उन सब का सरगना था कमरुद्दीन। इसी बुखारा शहर के एक सादे से मोहल्ले में मुल्ला नसीरुद्दीन भी रहते थे। उनका घर छोटा था, साजो सामान के नाम पर कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुरानी दरी और किताबों का एक छोटा सा ढेर था। उनकी सबसे बड़ी दौलत था उनका गधा, जिसका नाम उन्होंने फिलासफर रखा हुआ था, और उससे भी बड़ी दौलत थी उनकी हाजिर जवाबी और गहरी समझ। मुल्ला की बातें सीधी और सच्ची होती थीं, लेकिन उनका अंदाज ऐसा निराला होता था कि बड़ी से बड़ी कड़वी बात भी सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती, बिना उसे ज़ख्मी किए। शहर के आम लोग मुल्ला का बहुत सम्मान करते थे। वो जानते थे कि मुल्ला के अटपटे लिबास और अजीब हरकतों के पीछे एक साफ दिल और तेज दिमाग छिपा है। एक दिन सुल्तान सुलेमान अपने दरबार में बैठे थे और मौसम बेहद सुहाना था। कमरुद्दीन ने मौका देखकर कहा, हुजूर, आपकी सल्तनत में हर चीज बेमिसाल है। हवा भी आपसे इजाजत लेकर बहती है और बादल भी आपके हुक्म से बरसते हैं। लेकिन इस महान सल्तनत में एक चीज की कमी है जो सिर्फ आप जैसा महान शासक ही पूरी कर सकता है। सुल्तान की भौहें उत्सुकता से तन गईं। कमरुद्दीन, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी सल्तनत में नहीं है? कमरुद्दीन ने एक नाटकीय अंदाज में कहा, आलमपनाह, एक ऐसा महल जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के सितारों के बीच हो। एक ऐसा महल जो बादलों पर तैरे और जहां बैठकर आप सीधे फरिश्तों से गुफ्तगू कर सकें। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि ऐसा महल बनाना मुमकिन है, बस उसके लिए कुछ खास मसालों और एक ऐसे अजीम हुक्मरान के खजाने की जरूरत है जिसका दिल समंदर जितना गहरा हो। यह सुनकर सारे दरबारी वाह वाह कर उठे। सुल्तान सुलेमान की आंखें सपनों से चमकने लगीं। बादलों पर महल, सितारों के बीच अपना दरबार, यह ख्याल ही उन्हें रोमांच से भर गया। उन्होंने तुरंत पूछा, कमरुद्दीन, क्या यह सचमुच मुमकिन है? तुम इसे कैसे बनाओगे? कमरुद्दीन तैयार था। उसने कहा, हुजूर, मेरे पास वो नक्शा और वो तरीका है। बस आपके हुक्म की देर है। इसमें सल्तनत का बहुत सा सोना और जवाहरात लगेगा, लेकिन जब यह महल तैयार होगा तो पूरी दुनिया में सिर्फ आपका नाम होगा। इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा। सुल्तान ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ अपनी बड़ाई की भूख में इस बेवकूफ़ी भरी योजना के लिए हामी भर दी।
उन्होंने शाही खजाने का मुंह खोल दिया और कमरुद्दीन को इस आसमानी महल का मुख्य प्रबंधक बना दिया। पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि सुल्तान एक ऐसा अजूबा बनवाने जा रहे हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस महल के निर्माण के लिए अवाम पर नए नए कर लगा दिए गए। लोगों के घरों से कमाई का एक बड़ा हिस्सा शाही खजाने में जाने लगा। जो लोग पहले से ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, उनकी कमर टूट गई। यह खबर मुल्ला नसीरुद्दीन तक भी पहुंची। जब उन्होंने सुना कि सुल्तान बादलों पर महल बनवाने जा रहे हैं, तो वो हंसने लगे। फिर जब उन्होंने सुना कि इस बेवकूफ़ी के लिए गरीबों पर टैक्स लगाया गया है, तो उनकी हंसी गायब हो गई और चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपने गधे फिलासफर की पीठ थपथपाते हुए कहा, दोस्त, लगता है हमारे सुल्तान जमीन से उग गए हैं और अब आसमान में बेवकूफ़ी का झंडा गाड़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश की कीमत बेचारे गरीब क्यों चुकाएं? कुछ तो करना होगा। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़ा सा लकड़ी का तख्त और कुछ औजार लेकर शहर के सबसे ऊंचे टीले पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लकड़ी के तख्ते को जमीन पर रखा और उस पर चढ़कर ऊपर की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कुछ नाप रहे हों। फिर वो औजारों से हवा में ही ठोकने पीटने का नाटक करने लगे। लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई हैरान था कि मुल्ला जी ये क्या कर रहे हैं। एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, मुल्ला जी, खैरियत तो है? आप इस टीले पर हवा में क्या बना रहे हैं? मुल्ला ने बड़े गंभीर चेहरे से जवाब दिया, अरे भाई, तुम नहीं समझे। मैं अपने गधे के लिए एक सीढ़ी बना रहा हूं। सीढ़ी? गधे के लिए? पर क्यों? भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर पूछा। मुल्ला ने जवाब दिया, क्योंकि जब सुल्तान का आसमानी महल बनकर तैयार हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा फिलासफर पीछे रह जाए। वो भी तो बादलों की सैर करना चाहेगा। मैं चाहता हूं कि वो अपनी सीढ़ी से चढ़कर सीधे सुल्तान के महल तक पहुंच सके और वहां की हरी हरी घास चर सके। यह सुनकर पूरी भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। लोगों को मुल्ला की बात का असली मतलब समझ में आ गया था। वो सुल्तान के आसमानी महल की योजना का मजाक उड़ा रहे थे। यह बात हवा की तरह फैली और जल्द ही सुल्तान के कानों तक भी पहुंच गई। पहले तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया कि एक मामूली मुल्ला उनकी अजीम योजना का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन फिर उन्हें मुल्ला की हाजिर जवाबी याद आई और वो सोचने पर मजबूर हुए, क्या वाकई उनकी योजना इतनी हास्यास्पद है? उधर कमरुद्दीन को जब यह पता चला तो वो आगब बूला हो गया। उसे डर था कि मुल्ला की यह हरकत सुल्तान के मन में शक का बीज बो सकती है। उसने सुल्तान के पास जाकर कहा, आलमपनाह, यह मुल्ला नसीरुद्दीन निहायत ही गुस्ताख और पागल आदमी है। वो आपकी शान में कमी करना चाहता है। उसे फौरन सजा मिलनी चाहिए। सुल्तान अब थोड़े दुविधा में थे। एक तरफ कमरुद्दीन की चिकनी चुपड़ी बातें थीं और दूसरी तरफ मुल्ला का वो तंज जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने कहा, कमरुद्दीन, मैं मुल्ला से खुद बात करना चाहता हूं। उसे कल दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उसी पुराने लिबास में, चेहरे पर भोलापन और आंखों में शरारत लिए दरबार में हाजिर हुए। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, मुल्ला, हमने सुना है तुम हमारे आसमानी महल का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुल्ला ने अदब से झुककर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं तो बस तैयारी कर रहा था। जब आप जैसा अक्लमंद बादशाह बादलों पर महल बनवा सकता है, तो मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, अपने गधे के लिए एक सीढ़ी तो बनवा ही सकता हूँ। इसमें गलत क्या है? मुल्ला की इस बात में ऐसा व्यंग्य था कि कुछ दरबारी जो कमरुद्दीन से जलते थे, अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए। कमरुद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसने कहा, देखो हुजूर, ये आदमी अपनी ज़बान से खेल रहा है। ये आपकी अक्ल पर सवाल उठा रहा है। सुल्तान ने मुल्ला की तरफ देखकर कहा, मुल्ला, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि यह महल नहीं बन सकता? मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, मैं कौन होता हूं यह कहने वाला? आप सुल्तान हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। आप हुक्म दें तो नदियां उल्टी बहने लगें। मैं तो बस यह जानना चाहता हूं कि इस अजीम महल की नींव कहाँ रखी जाएगी, जमीन पर या हवा में? यह सवाल बहुत सीधा था, लेकिन इसने सुल्तान को निरुत्तर कर दिया। कमरुद्दीन ने फौरन बात संभाली, इसकी नींव एक खास जादुई बादल पर रखी जाएगी, जिसे सिर्फ मैं ही पहचान सकता हूं। मुल्ला ने सिर हिलाया, वाह, क्या बात है! कमरुद्दीन साहब तो बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं। लेकिन जहांपनाह, एक छोटा सा मसला है। महल बनाने वाले कारीगर और मजदूर तो जमीन पर रहते हैं। वो उस जादुई बादल तक कैसे पहुंचेंगे? क्या उनके लिए भी सीढ़ियां बनेंगी? अब दरबार में एक खामोशी छा गई। मुल्ला के सीधे सादे सवालों ने इस पूरी योजना के खोखलेपन को उजागर करना शुरू कर दिया था। सुल्तान के माथे पर भी पसीना आ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे एक नामुमकिन काम में हाथ डाल दिया है। कमरुद्दीन समझ गया कि अगर मुल्ला को रोका नहीं गया तो उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसने एक नई चाल चली। हुजूर, यह मुल्ला सिर्फ बातें बनाना जानता है। यह हमारी पाक योजना में रुकावट डाल रहा है। अगर यह इतना ही अक्लमंद है तो इसे ही कोई रास्ता सुझाने दीजिए। मैं तो कहता हूं, इसे ही इस महल का सहायक प्रबंधक बना दिया जाए। फिर देखते हैं यह क्या करता है। कमरुद्दीन की सोच थी कि जब मुल्ला इस काम में शामिल हो जाएगा तो या तो वो नाकाम होकर जलील होगा या फिर चुपचाप बैठ जाएगा। सुल्तान को यह विचार पसंद आया। उन्होंने मुल्ला से कहा, ठीक है मुल्ला, आज से तुम भी इस परियोजना का हिस्सा हो। तुम कमरुद्दीन के साथ मिलकर काम करोगे और हमें बताओगे कि यह महल कैसे बनेगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जो हुक्म जहांपना। मुझे आपका हुक्म सर आंखों पर है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? सुल्तान ने पूछा। मुल्ला ने कहा, शर्त यह है कि महल का हर काम मेरी देखरेख में होगा और कमरुद्दीन साहब को मेरे हर निर्देश का पालन करना होगा। आखिरकार जब जिम्मेदारी दी है तो अधिकार भी देना होगा। कमरुद्दीन को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन सुल्तान के सामने वो कुछ कह न सका। सुल्तान ने यह शर्त मान ली। अगले दिन मुल्ला ने कमरुद्दीन को बुलवाया। कमरुद्दीन बड़े गुरूर से आया। मुल्ला ने कहा, कमरुद्दीन साहब, आसमानी महल बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक ऐसा धागा जो जमीन से आसमान तक पहुंच सके, ताकि हम नाप ले सकें और कारीगरों के आने जाने का रास्ता बना सकें। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि ऐसा धागा सिर्फ चांद की रोशनी को काटकर बनाया जा सकता है। कमरुद्दीन हैरान रह गया। चांद की रोशनी का धागा? यह कैसे मुमकिन है? मुल्ला ने भोलेपन से कहा, क्यों? जब बादलों पर महल बन सकता है तो चांदनी का धागा क्यों नहीं बन सकता? आप तो सब जानते हैं। आप ही बताइए यह कैसे होगा? आप तो पुरानी किताबों के माहिर हैं। कमरुद्दीन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं किताबों में देखकर बताऊंगा। 2 दिन बाद मुल्ला ने फिर कमरुद्दीन को बुलाया और पूछा, क्यों साहब, मिला चांदनी काटने का तरीका? कमरुद्दीन ने बहाना बनाया, वो किताब कहीं खो गई है, मैं ढूंढ रहा हूं। मुल्ला ने कहा, कोई बात नहीं, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। इस महल की दीवारें बनाने के लिए हमें ख्वाबों की ईंटें चाहिए होंगी।
ये ईंटें उन सपनों से बनती हैं जो एक सच्चा और ईमानदार आदमी देखता है। कमरुद्दीन साहब, आप तो सुल्तान के सबसे वफादार और सच्चे दरबारी हैं। आज रात आप जो भी ख्वाब देखें, सुबह आकर मुझे बता दीजिएगा। हम उन्हीं ख्वाबों से ईंटें बनाना शुरू करेंगे। अब कमरुद्दीन बुरी तरह फंस गया। वो जानता था कि वो न तो सच्चा है और न ही ईमानदार, और ख्वाबों की ईंटें जैसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। अगले दिन जब मुल्ला ने उससे ख्वाब के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। मैंने ख्वाब में देखा कि हम सब सोने की सीढ़ियों से आसमानी महल में जा रहे हैं। मुल्ला ने सिर हिलाया, बहुत खूब, पर यह तो सिर्फ एक ख्वाब है। हमें तो ईंट चाहिए। लाइए, दीजिए अपना ख्वाब, मैं उससे ईंट बनाऊं। कमरुद्दीन तिलमिला गया। ख्वाब कोई चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं? तुम पागल हो गए हो मुल्ला। मुल्ला ने बड़े आराम से कहा, अगर मेरा ख्वाब मांगना पागलपन है तो बादलों पर महल बनाने की बात करना कौन सी अक्लमंदी है? कमरुद्दीन साहब, आप जिन चीजों का जिक्र करते हैं, जादुई बादल, आसमानी महल, वो भी तो ख्वाबों जैसी ही हैं, जिन्हें न कोई छू सकता है न देख सकता है। मुल्ला की ये सारी बातें किसी न किसी तरह सुल्तान तक पहुंच रही थीं। सुल्तान का मन अब पूरी तरह से बदल रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि कमरुद्दीन ने उन्हें अपनी झूठी शान की पट्टी आंखों पर बांधकर कैसे बेवकूफ बनाया था। उन्होंने इस मामले का हमेशा के लिए फैसला करने का मन बना लिया। उन्होंने एक बड़े जलसे का ऐलान किया। शहर के सभी लोगों को और दरबारियों को बुलाया गया। सुल्तान ने ऐलान किया कि आज आसमानी महल की नींव का पहला पत्थर रखा जाएगा। कमरुद्दीन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि सुल्तान ने मुल्ला की बातों को नजरअंदाज कर दिया है और उसकी जीत होने वाली है। जलसे में हजारों की भीड़ थी। सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठे थे। कमरुद्दीन उनके पास शान से खड़ा था। मुल्ला नसीरुद्दीन भी एक कोने में अपने गधे के साथ खड़े थे। सुल्तान ने गंभीर आवाज में कहा, आज हम उस अजीम महल की बुनियाद रखने जा रहे हैं जिसका वादा हमसे कमरुद्दीन ने किया है। लेकिन इस महल की बुनियाद कोई आम पत्थर नहीं हो सकता। इसकी बुनियाद एक ऐसे खास पत्थर से रखी जाएगी जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और दुनिया का सबसे बड़ा सच दोनों को एक साथ जाहिर करता हो। यह सुनकर सब हैरान रह गए। ऐसा पत्थर कहाँ मिलेगा? सुल्तान ने कमरुद्दीन की तरफ देखा। कमरुद्दीन, तुम इस योजना के कर्ताधर्ता हो। तुम ही ऐसा पत्थर लेकर आओ। कमरुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा पत्थर लाना नामुमकिन था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मुल्ला नसीरुद्दीन भीड़ में से आगे आए। उनके हाथ में एक बड़ा सा साधारण सा पत्थर था। मुल्ला ने कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो यह पत्थर मैं पेश कर सकता हूं। सुल्तान ने इजाजत दी। मुल्ला ने वो पत्थर जमीन पर रखा और कहा, दोस्तों, यह है वो पत्थर। यह इस बात का सबूत है कि हमारे कमरुद्दीन साहब दुनिया के सबसे सच्चे, ईमानदार और नेक इंसान हैं। यह सुनकर कमरुद्दीन थोड़ा मुस्कुराया। उसे लगा मुल्ला उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन फिर मुल्ला ने अपनी बात पूरी की, और मेरा यह कहना ही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर पूरा मजमा ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला ने एक ही वाक्य में कमरुद्दीन की सच्चाई की धज्जियां उड़ा दी थीं। उन्होंने यह भी साबित कर दिया था कि कमरुद्दीन का सच्चा होना ही सबसे बड़ा झूठ है। कमरुद्दीन शर्म और गुस्से से पानी पानी हो गया। उसकी सारी अकड़, सारा गुरूर एक पल में मिट्टी में मिल गया। सुल्तान सुलेमान अपनी गद्दी से उठे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन यह गुस्सा मुल्ला पर नहीं बल्कि कमरुद्दीन पर था।
उन्होंने गरज कर कहा, कमरुद्दीन, तुम्हारी मक्कारी और झूठ ने हमें अंधेरे में रखा। तुमने अपनी झूठी शान के लिए सल्तनत के खजाने और हमारी अवाम की मेहनत की कमाई को एक बेवकूफ़ी भरे ख्वाब में झोंकने की कोशिश की। तुम इस दरबार के और इस सल्तनत के लायक नहीं हो। सुल्तान ने हुक्म दिया कि कमरुद्दीन की सारी जागीर और दौलत जब्त कर ली जाए और उसे सल्तनत से निकाल दिया जाए। जो पैसा आसमानी महल के नाम पर गरीबों से वसूला गया था, उसे वापस करने का हुक्म दिया गया। पूरे शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन की जय जयकार होने लगी। सुल्तान ने मुल्ला को अपने पास बुलाया और कहा, मुल्ला, तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारी अक्ल ने हमें एक बहुत बड़ी गलती और जिल्लत से बचा लिया। हम तुम्हें अपना सबसे खास सलाहकार बनाना चाहते हैं। तुम आज से दरबार का हिस्सा हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झुककर अदब से कहा, जहां पनाह, आपकी इनायत का शुक्रिया, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं। मैं एक मामूली आदमी हूं और मामूली ही रहना चाहता हूं। दरबार के कालीन मेरे पैरों को रास नहीं आते और यहाँ की हवा में सच का दम घुटता है। मुझे मेरे गधे, मेरी किताबों और मेरे शहर के आम लोगों के बीच ही रहने दीजिए। हाँ, जब भी आपको लगे कि आपकी सल्तनत बादलों पर उड़ने लगी है और जमीन से उसका नाता टूट रहा है, तो इस नाचीज को याद कर लीजिएगा। मैं जमीन की सच्चाई याद दिलाने आ जाऊंगा। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन वापस अपनी सादी सी दुनिया में लौट गए। सुल्तान सुलेमान ने उनसे वादा किया कि वो अब कभी चापलूसी भरी बातों में नहीं आएंगे और हमेशा सच और अक्ल से काम लेंगे। उस दिन के बाद बुखारा का दरबार बदल गया। वहां झूठी तारीफों का शोर कम और सच्ची सलाह की आवाज ज्यादा सुनाई देने लगी, और यह सब मुल्ला नसीरुद्दीन की उस एक पत्थर की कहानी का ही असर था, जिसने एक झूठे दरबारी के बनाए आसमानी महल को जमीन पर गिरा दिया था। जरूर प्रस्तुत है मुल्ला नसीरुद्दीन और उस शरारती बकरे की कहानी, बिना किसी भाग या बिंदु के, सीधे और अत्यंत विस्तार से। अनातोलिया के केंद्र में बसा शहर अक्सेहिर अपनी सादगी और अपने बाशिंदों के सीधे सादे जीवन के लिए जाना जाता था। यहाँ की सुबहें मुर्गों की बांग से शुरू होती और शामें मस्जिदों से आती अजान की आवाज के साथ ढल जाती थीं। गलियां तंग थीं, घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे और लोगों के दिल एक दूसरे के लिए खुले हुए थे। इसी शहर की एक साधारण सी गली में मुल्ला नसीरुद्दीन का घर था। उनका घर भी शहर के बाकी घरों जैसा ही था, छोटा और जरूरत भर के सामान से भरा हुआ। मुल्ला की दुनिया में उनकी पत्नी फातिमा, उनका वफादार गधा और उनकी हाजिर जवाबी शामिल थी। लोग मुल्ला को अजीब समझते थे। कुछ उन्हें अव्वल दर्जे का बेवकूफ मानते तो कुछ उन्हें छुपा हुआ वलिया संत समझते थे। सच तो यह था कि मुल्ला नसीरुद्दीन न तो बेवकूफ थे और न ही कोई संत। वह बस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते थे, एक ऐसा नजरिया जो अक्सर लोगों को हंसने और फिर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता था। उसी शहर में एक अमीर सौदागर रहता था, जिसका नाम कासिम था। कासिम अपनी दौलत और अपने रुतबे पर बहुत घमंड करता था। उसके पास आलीशान हवेली थी, कई नौकर चाकर थे और उसका कारोबार दूरदराज के मुल्कों तक फैला हुआ था। कासिम को महंगी और नायाब चीजें जमा करने का शौक था। एक दिन वह किसी सफर से लौटा तो अपने साथ एक बकरा लेकर आया। यह कोई मामूली बकरा नहीं था। यह पहाड़ी नस्ल का एक विशाल, सींगों वाला और बेहद खूबसूरत जानवर था। उसकी ऊन बर्फ की तरह सफेद थी और आंखें अंगारों की तरह दहकती थीं। कासिम ने उसे शहर के सबसे बड़े बाजार में एक ऊंची कीमत देकर खरीदा था और अब वह पूरे शहर में उसकी नुमाइश करता फिरता था। वह जहां भी जाता, बकरे की तारीफों के पुल बांधता। देखो, वह कहता, ऐसा बकरा पूरी सल्तनत में किसी के पास नहीं होगा। इसकी कीमत में तो 10 गधे आ जाए,
जब वह यह कहता तो मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ कनखियों से देखता, जो अक्सर पास ही कहीं अपने गधे के साथ मौजूद होते थे। मुल्ला बस मुस्कुरा देते और अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए कहते, कासिम भाई, कीमत से ज्यादा कीमती जानवर की अक्ल और उसकी वफादारी होती है। कासिम यह सुनकर मुंह बिगाड़ लेता और आगे बढ़ जाता। शुरू शुरू में तो लोगों ने भी कासिम के बकरे की बड़ी तारीफ की। बच्चे उसे देखने के लिए कासिम की हवेली के चक्कर काटते। लेकिन जल्द ही शहर वालों का यह शौक एक बड़ी मुसीबत में तब्दील होने लगा। कासिम का बकरा जितना खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा शैतान और उत्पाती था। कासिम ने उसे अपनी हवेली के बगीचे में खुला छोड़ दिया था, लेकिन वह बकरा वहां टिकता ही नहीं था। वह ऊंची से ऊंची दीवार फांद जाता और शहर में घुसकर तबाही मचाता। उसकी शरारतों का पहला शिकार बनी मुल्ला की पड़ोसन ज़ैनब खातून। ज़ैनब एक बुजुर्ग विधवा थीं और अपने छोटे से आंगन में सब्जियां उगाकर अपना गुजारा करती थीं। एक सुबह वह उठीं तो देखा कि उनके आंगन में लगी सारी पालक और मूली की फसल तबाह हो चुकी है। बीचों बीच कासिम का बकरा खड़ा जुगाली कर रहा था। ज़ैनब खातून ने छाती पीट ली। वह रोती पीटती कासिम की हवेली पहुंची। कासिम ने उनकी बात सुनी और अपनी जेब से चांदी के 2 सिक्के निकालकर उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, लो बुढ़िया, रोना धोना बंद करो। जानवर ही तो है, गलती हो गई होगी। ज़ैनब खातून अपमान का घूंट पीकर रह गईं। लेकिन बकरे की शैतानियां यहीं नहीं रुकीं। अगले दिन उसने शहर के धोबी रहीम के सुखाए हुए कपड़ों की रस्सी तोड़ दी। रहीम ने ग्राहकों के धुले हुए कीमती कपड़े धूप में सुखाए थे। बकरे ने उनमें से कुछ को अपने से फाड़ दिया और बाकियों को कीचड़ में घसीटकर बर्बाद कर दिया। रहीम जब कासिम के पास शिकायत लेकर पहुंचा तो कासिम ने उसे ही डांट दिया, तुम्हें अपने कपड़े संभाल कर रखने चाहिए थे। इसमें मेरे बकरे का क्या कसूर? अब तो यह रोज का सिलसिला बन गया। वह बकरा किसी तूफान की तरह शहर में आता। कभी वह नानबाई इब्राहिम की दुकान में घुसकर ताज़ा पकी हुई रोटियों का ढेर चट कर जाता, तो कभी कुम्हार के आंगन में रखे कच्चे घड़ों को अपने सींगों से तोड़ डालता। उसने बुनकर यूसुफ के करघे पर लगे रेशम के धागे चबा लिए और मोची की दुकान से चमड़े के टुकड़े उठाकर भाग गया। पूरा शहर उस एक बकरे से त्रस्त हो चुका था। वह सिर्फ चीजों का नुकसान ही नहीं करता था, बल्कि लोगों को डराता भी था। बच्चों ने गली में खेलना बंद कर दिया था और औरतें घर से बाहर निकलने में डरती थीं। शहर के कुछ मौजिज लोगों ने इकट्ठा होकर कासिम से बात करने का फैसला किया। वे सब मिलकर उसकी हवेली पहुंचे। कासिम ने उन्हें बड़े बेमन से अंदर बुलाया। उन्होंने अपनी परेशानियां बताईं और उससे गुजारिश की कि वह अपने बकरे को बांध कर रखे। कासिम उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। अरे, तुम लोग एक जानवर से इतना डरते हो? वह तो बस खेलता है, और अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाता है तो मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूं। उसने फिर अपनी दौलत का रौब दिखाया और सबको कुछ न कुछ पैसे देकर चुप कराने की कोशिश की। लेकिन अब बात पैसों की नहीं, बल्कि शहर के सुकून की थी। जब कासिम से कोई हल नहीं निकला तो लोग शहर के काजी के पास पहुंचे। काजी साहब एक मोटे और सुत आदमी थे, जिन्हें अपनी कुर्सी और अपने आराम से बहुत प्यार था। उन्होंने लोगों की शिकायतें एक लंबे चौड़े कागज पर दर्ज कीं और कासिम को अदालत में तलब किया। कासिम अदालत में आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने काजी के सामने भी वही दलीलें दी। उसने कहा कि उसका बकरा नायाब है और उसे बांधकर नहीं रखा जा सकता। उसने यह भी इशारा किया कि काजी साहब को दिया जाने वाला सालाना नजराना इस साल बढ़ाया जा सकता है, अगर मामला रफा-दफा हो जाए। काजी साहब ने मामले को समझने में हफ्तों लगा दिए। वह कभी एक गवाह को बुलाते, कभी दूसरे को।
आखिरकार उन्होंने एक अजीब सा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, बकरा एक बेजुबान जानवर है, उसे सजा नहीं दी जा सकती। और कासिम उसकी हरकतों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। शहर के लोगों को खुद अपने सामान की हिफाजत करनी चाहिए। यह फैसला सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कासिम की जीत हुई थी और शहर वालों की हार। कासिम की हिम्मत और बढ़ गई और उसके बकरे की शैतानियां भी। अब तो वह और भी बेखौफ होकर शहर में घूमता। एक दिन हद हो गई। उस बकरे ने मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पर धावा बोल दिया। फातिमा ने आंगन में मिट्टी के कुछ नए बर्तन बनाकर सुखाने के लिए रखे थे। बकरे ने उन सबको तोड़फोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने मुल्ला की कुछ पसंदीदा किताबों के पन्ने भी चबा डाले। जब फातिमा ने उसे भगाने की कोशिश की तो वह सींग दिखाकर उनकी तरफ लपका। फातिमा डरकर घर के अंदर घुस गईं। शाम को जब मुल्ला घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को उदास और आंगन को तबाह पाया। फातिमा ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। मुल्ला ने टूटे हुए बर्तनों और अपनी फटी हुई किताबों को देखा। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, फातिमा, परेशान मत हो। हर मसले का एक हल होता है। शायद अब वक्त आ गया है कि इस बकरे को तहजीब और अदब का सबक सिखाया जाए। अगली सुबह जब शहर के लोग अपनी अपनी बर्बादी का मातम मना रहे थे, मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे कासिम की हवेली पहुंचे। कासिम अपने बगीचे में बैठा हुक्का पी रहा था और उसका शैतान बकरा पास ही में कीमती ईरानी गुलाब के फूलों को कुतर रहा था। कासिम ने मुल्ला को देखकर ताना मारा, क्यों मुल्ला, आज कैसे आना हुआ? क्या मेरे बकरे ने तुम्हारे गधे को भी पटक दिया? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं कासिम भाई, मैं तो एक सौदा करने आया हूं। मैं तुम्हारा यह बकरा खरीदना चाहता हूं। कासिम जोर से हंसा। तुम खरीदोगे यह बकरा? तुम्हारी 7 पुश्तों की कमाई भी इसकी कीमत चुकाने के लिए कम पड़ जाएगी। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, मैं इसे पैसों से नहीं, अपनी अक्ल से खरीदना चाहता हूं। अक्ल से? यह क्या मजाक है? कासिम ने हैरानी से पूछा। मुल्ला ने कहा, देखो, यह बकरा तुम्हारे लिए भी एक मुसीबत बन गया है। पूरा शहर तुमसे नाराज है। मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूं। तुम यह बकरा मुझे दे दो। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह शहर का सबसे शरीफ और आज्ञाकारी जानवर बन जाएगा। यह फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। कासिम को मुल्ला की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मुल्ला या तो पागल हो गया है या कोई नई शरारत सोच रहा है। उसने कहा, और अगर तुम ऐसा न कर पाए तो? मुल्ला ने कहा, अगर मैं 1 महीने के अंदर इस बकरे को सुधार न सका तो मैं तुम्हारे घर 1 साल तक बिना किसी तनख्वाह के नौकरी करूंगा। और अगर मैं कामयाब हो गया तो तुम्हें पूरे शहर के लिए एक शानदार दावत का इंतजाम करना होगा और सबसे सामने अपनी गलती माननी होगी। कासिम को यह सौदा बहुत दिलचस्प लगा। उसे पूरा यकीन था कि मुल्ला बुरी तरह नाकाम होगा। 1 साल तक मुल्ला को अपना नौकर बनाकर रखने का ख्याल ही उसे गुदगुदा रहा था। उसने सोचा, इससे मुल्ला की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और शहर वालों को भी सबक मिलेगा। उसने फौरन शर्त मान ली। मंजूर है मुल्ला। ले जाओ इस शैतान को और अपनी नौकरी की तैयारी शुरू कर दो। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था। लोगों ने कहा, मुल्ला पागल हो गया है। जो बकरा पूरे शहर को काबू नहीं कर सका, उसे मुल्ला अपने छोटे से घर में कैसे सुधारेगा? कुछ लोग मुल्ला की बेवकूफी पर हंस रहे थे तो कुछ उनकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। मुल्ला उस बकरे की रस्सी पकड़कर उसे अपने घर की तरफ ले चले।
बकरा रास्ते भर उछलता कूदता रहा। उसने मुल्ला को कई बार गिराने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला ने रस्सी मजबूती से पकड़े रखी। जब मुल्ला घर पहुंचे तो फातिमा ने दरवाजा खोला और बकरे को देखकर घबरा गईं। मुल्ला जी, यह आप क्या ले आए? यह तो हमारे घर को भी तबाह कर देगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, सब्र करो। मेहमान की खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। आज से यह हमारे घर का सबसे खास सदस्य है। यह कहकर मुल्ला ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने बकरे को आंगन में बांधने के बजाय घर के अंदर अपने रहने वाले एकमात्र कमरे में लाकर छोड़ दिया। कमरा छोटा था। एक तरफ सोने के लिए बिस्तर था, दूसरी तरफ खाना पकाने का चूल्हा और कुछ बर्तन। बीच में एक छोटी सी दरी बिछी थी जहां मुल्ला अपनी किताबें पढ़ते थे। बकरे ने कमरे में घुसते ही अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले फातिमा के रखे हुए आटे के बर्तन में मुंह मार दिया। फिर उसने दरी पर पेशाब कर दिया। रात में जब मुल्ला और फातिमा सोने की कोशिश कर रहे थे तो वह उनके बिस्तर पर चढ़ गया और जोर जोर से मिमियाने लगा। अगला दिन और भी बुरा था। मुल्ला सुबह की नमाज के लिए उठे तो देखा कि बकरे ने उनकी पगड़ी चबा डाली है। फातिमा ने सब्जी काटने के लिए चाकू रखा था। बकरा उसे मुंह में लेकर पूरे कमरे में भागने लगा। उसने पानी का मटका गिरा दिया जिससे पूरे कमरे में कीचड़ हो। निश्चित रूप से प्रस्तुत है मुल्ला नसीरुद्दीन और शाही दरबारी की कहानी, बिना किसी भाग या बिंदु के, सीधे और अत्यंत विस्तार से। महान सल्तनते बुखारा के दिन अपनी पूरी शानो शौकत पर थे। सुल्तान मुराद एक न्यायप्रिय लेकिन प्रशंसा के भूखे शासक थे जिनका दरबार किसी पारलौकिक स्वप्न जैसा प्रतीत होता था। फारस के कालीन, चीन के रेशम और हिंदुस्तान के जवाहरात से सजी दीवारें देखने वालों की आंखों को चकाचौंध कर देती थीं। दरबारियों की भीड़ में हर कोई सुल्तान को प्रभावित करने की होड़ में लगा रहता था, लेकिन एक नाम सबसे ऊपर था, जुल्फिकार बेग। जुल्फिकार बेग को सल्तनत का सबसे बड़ा आलिम यानी विद्वान माना जाता था। उसकी जुबान में फारसी शायरी की मिठास थी और उसके दिमाग में पुरानी किताबों और जटिल व्याकरण के नियम भरे पड़े थे। वह ऐसी ऐसी मुश्किल बातें करता था जिन्हें समझना आम आदमी के बस की बात नहीं थी, और यही बात सुल्तान को बहुत प्रभावित करती थी। अगर सुल्तान शिकार पर एक हिरण मारते तो जुल्फिकार उसे साधारण घटना न बताकर प्राचीन यूनानी नायकों के शिकार अभियानों से उसकी तुलना करता और साबित कर देता कि सुल्तान का निशाना उनसे भी बेहतर था। सुल्तान यह सुनकर गर्व से फूल जाते और जुल्फिकार की जागीर में एक और गांव का इजाफा हो जाता। जुल्फिकार बेग की विद्वता का आलम यह था कि वह अपनी बातों के जाल में किसी को भी फंसा सकता था। उसकी नज़र में दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, एक वह खुद जो ज्ञान का अथाह सागर था और दूसरे बाकी सब जो अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे थे। वह आम लोगों से बात करना अपनी शान के खिलाफ समझता था। उसका मानना था कि दिमागी काम सिर्फ उसी जैसे लोगों के लिए है, जबकि बाकी दुनिया हाथ पैर चलाने के लिए बनी है। अपनी इसी अकड़ और सुल्तान की नज़रों में अपने ऊंचे मर्तबे के कारण उसने दरबार में एक डर का माहौल बना रखा था। कोई भी दरबारी उसकी राय के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जुल्फिकार शब्दों के बाणों से उसे ऐसा जलील करता कि उसका दरबार में सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाता। इसी बुखारा शहर की एक धूल भरी तंग गली में, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी और सच्ची थी, मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। उनका घर सादगी का एक जीता जागता नमूना था। वहां न फारसी कालीन थे, न रेशमी पर्दे। हाँ, कुछ पुरानी किताबें, मिट्टी के चंद बर्तन और एक वफादार गधा जरूर था, जिसका नाम मुल्ला ने बड़े प्यार से फलस्फी रखा हुआ था। मुल्ला की सबसे बड़ी दौलत उनका दिमाग था,
जो किसी साफ आईने की तरह था, चीजों को वैसे ही दिखाता था जैसी वे थीं, बिना किसी लागल पेट के। उनकी बातें सीधी और अक्सर अटपटी होती थीं, लेकिन उनके पीछे जीवन का गहरा सत्य छिपा होता था। बाजार के बनिए, कुम्हार और मजदूर मुल्ला का बहुत सम्मान करते थे। वे जानते थे कि मुल्ला की फटी हुई अचकन के नीचे एक ऐसा दिल है जो उनकी तकलीफों को समझता है, और उनकी टेढ़ी मेढ़ी पगड़ी के नीचे एक ऐसा दिमाग है जो बड़े बड़ों की अकड़ को सीधा कर सकता है। एक दिन दरबार में किसी बात पर चर्चा चल रही थी। सुल्तान ने एक सवाल पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस धरती का सटीक केंद्र कहाँ है? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। तभी जुल्फिकार बेग अपनी जगह से उठा। उसने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, यह एक अत्यंत गूढ़ भौगोलिक और दार्शनिक प्रश्न है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने इस पर बहुत बहस की है। प्लेटो के अनुसार यह आत्मा का प्रश्न है, जबकि अरस्तु इसे भौतिकी से जोड़ते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए हमें ब्रह्मांड के नक्शे और ग्रहों की चाल का अध्ययन करना होगा, जिसमें वर्षों लग सकते हैं। सुल्तान उसके ज्ञान से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तभी एक वजीर जो जुल्फिकार से जलता था, बोला, हुजूर, मैंने सुना है कि शहर में एक मुल्ला नसीरुद्दीन है जो खुद को बड़ा अक्लमंद समझता है। लोग कहते हैं कि उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। क्यों न उसे आजमा कर देखा जाए? जुल्फिकार के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। एक मामूली गधे वाला जाहिल, और वह इस सवाल का जवाब देगा? हुजूर, यह आपके दरबार की तौहीन होगी। वह सिर्फ मजाकिया किस्से सुना सकता है, ज्ञान की बातें करना उसके बस का नहीं। लेकिन सुल्तान की जिज्ञासा जाग चुकी थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम उसे एक मौका देंगे। अगर वह जवाब न दे सका तो उसकी मूर्खता सबके सामने आ जाएगी, और अगर दे सका तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। कल मुल्ला को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने रोजमर्रा के कपड़ों में अपने गधे फलस्फी की लगाम थामे शाही दरबार के विशाल दरवाजे पर पहुंचे। संतरियों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, लेकिन सुल्तान के हुक्म के कारण उन्हें अंदर जाने दिया। जब मुल्ला अपने गधे के साथ दरबार में दाखिल हुए तो वहां मौजूद सभी दरबारी, जो रेशम और सोने में लिपटे हुए थे, हंसने लगे। जुल्फिकार बेग ने ताना कसा, लगता है मुल्ला अपने सलाहकार को भी साथ लाया है। मुल्ला ने शांति से अपने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, हाँ, यह मुझसे ज्यादा समझदार है। यह कम से कम यह तो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। इस हाजिर जवाबी से जुल्फिकार का मुंह बन गया। सुल्तान मुराद ने मुल्ला को गंभीरता से देखा और वही सवाल दोहराया, मुल्ला, हम तुमसे एक सवाल का जवाब चाहते हैं। बताओ, इस पूरी धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? दरबार में पिनड्रॉप सन्नाटा छा गया। जुल्फिकार बेग की आंखों में जीत की चमक थी। उसे यकीन था कि मुल्ला अब बुरी तरह फंसेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। फिर वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपने गधे फलस्फी को दरबार के ठीक बीचों बीच खड़ा कर दिया। फिर अपनी छड़ी उठाई और गधे के ठीक अगले दाएं पैर के पास जमीन पर एक निशान बनाया। उन्होंने सुल्तान की तरफ देखकर पूरे यकीन के साथ ऐलान किया, जहां पनाह, पूरी दुनिया का केंद्र ठीक इसी जगह पर है जहां मैंने यह निशान लगाया है। दरबार में एक और हंसी का फव्वारा छूटा। जुल्फिकार बेग ने कहकहा लगाते हुए कहा, मैंने कहा था न हुजूर, यह अव्वल दर्जे का पागल है। यह क्या बकवास कर रहा है? सुल्तान ने भी अपनी हंसी रोकते हुए पूछा, मुल्ला, तुम यह इतने यकीन से कैसे कह सकते हो?
तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? मुल्ला ने पूरी मासूमियत से जवाब दिया, जहां पनाह, सबूत बहुत सीधा है। अगर आपको मेरी बात पर जरा भी शक है तो आप अपने आदमियों को हुक्म दीजिए कि वे दुनिया के कोने कोने से नाप लेना शुरू कर दें। अगर नाप में 1 इंच का भी फर्क निकले तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। अब सन्नाटा छा गया। हंसी रुक गई। जुल्फिकार का मुंह खुला का खुला रह गया। मुल्ला ने एक ऐसा जवाब दिया था जिसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे गलत साबित करने का तरीका ही नामुमकिन था। उन्होंने सवाल के बोझ को सवाल पूछने वाले पर ही डाल दिया था। सुल्तान मुराद मुल्ला की चतुराई पर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह आदमी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उन्होंने मुल्ला को कुछ इनाम देकर इज्जत के साथ विदा किया। इस घटना ने जुल्फिकार बेग के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक मामूली अनपढ़ से दिखने वाले आदमी ने उसे पूरे दरबार के सामने निरुत्तर कर दिया था। उसने कसम खाई कि वह मुल्ला को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह दोबारा दरबार की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने मुल्ला के खिलाफ सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए। वह कहता, हुजूर, वह आदमी चालाक है, ज्ञानी नहीं। उसने सिर्फ शब्दों का खेल खेला था। असली ज्ञान परीक्षा की कसौटी पर ही परखा जाता है। हमें उसकी एक सार्वजनिक परीक्षा लेनी चाहिए। सुल्तान, जो जुल्फिकार के प्रभाव में थे, इस बात के लिए राजी हो गए। जुल्फिकार ने एक योजना बनाई। उसने सुल्तान से कहा, आलमपनाह, एक सच्चा ज्ञानी वह है जो सच और झूठ के बीच के महीन फर्क को पहचान सके। मैं दावा करता हूं कि मेरे पास एक ऐसा जादुई आईना है जिसे हमारे पूर्वजों ने तिब्बत के लामाओं से हासिल किया था। इस आईने के सामने जब कोई झूठा आदमी खड़ा होता है तो उसका अक्स धुंधला और विकृत हो जाता है। हम इसी आईने से मुल्ला की सच्चाई की परीक्षा लेंगे। यह एक शानदार योजना थी। सुल्तान को यह विचार बहुत पसंद आया। पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि अगले जुमे को शहर के बड़े चौक पर मुल्ला नसीरुद्दीन की सच्चाई की परीक्षा शाही जादुई आईने से ली जाएगी। यह खबर सुनकर शहर में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ को यकीन था कि मुल्ला जरूर कोई करामात दिखाएंगे, जबकि ज्यादातर लोगों को डर था कि जुल्फिकार बेग अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा और मुल्ला को जलील होना पड़ेगा। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। शहर का बड़ा चौक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक ऊंचे मंच पर सुल्तान मुराद अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके एक तरफ जुल्फिकार बेग खड़ा था, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और घमंड साफ झलक रहा था। मंच के बीचों बीच एक बड़े, खूबसूरती से तराशे हुए शीशे को एक मखमली कपड़े से ढककर रखा गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने तय समय पर पहुंचे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई डर। वह भीड़ को देखकर मुस्कुराए और मंच पर चढ़ गए। जुल्फिकार बेग ने एक नाटकीय अंदाज में अपनी बात शुरू की। बुखारा के लोगों, आज सच और झूठ का फैसला होगा। यह कोई मामूली आईना नहीं है। यह आईना हकीकत है। यह इंसान के दिल के अंदर छिपे झूठ को भी पकड़ लेता है। उसने अपने एक चापलूस दरबारी को बुलाया और कहा, आगे आओ और इस आईने के सामने कहो कि तुम सुल्तान के सबसे वफादार सेवक हो। दरबारी आगे बढ़ा। जुल्फिकार ने आईने पर से कपड़ा हटाया। वह एक बहुत ही साफ और चमकदार आईना था। दरबारी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं सुल्तान का सबसे वफादार सेवक हूं। आईने में उसका अक्स बिल्कुल साफ दिखाई दिया। जुल्फिकार ने विजय भाव से भीड़ की तरफ देखा। यह एक सच्चा आदमी है। फिर उसने एक और दरबारी को बुलाया, जिससे वह नाखुश था।
उसने उससे भी कुछ कहने को कहा। उस बेचारे ने डर के मारे कुछ कहा और जुल्फिकार ने फौरन चिल्लाकर कहा, देखो, इसका अक्स थोड़ा धुंधला गया है। इसके दिल में खोट है। भीड़ यह देखकर हैरान रह गई। हालांकि ज्यादातर लोगों को कोई खास फर्क नजर नहीं आया था। जुल्फिकार ने अपनी चाल से एक माहौल बना दिया था। अब उसकी नजरें मुल्ला पर टिकीं। और अब बारी है इस शहर के सबसे अक्लमंद आदमी की। आओ मुल्ला, और इस आईने के सामने खड़े होकर कोई भी एक सच्चा बयान दो। देखते हैं यह आईना तुम्हारे बारे में क्या फैसला करता है। सारी निगाहें मुल्ला पर जम गईं। माहौल में एक गहरा तनाव था। मुल्ला धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़े। वह उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। जुल्फिकार मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि मुल्ला जो भी कहेगा वह उसे झूठा साबित कर देगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी शांत लेकिन बुलंद आवाज में, जो चौक के कोने कोने तक गूंज गई, कहा, मैं अभी जो वाक्य कहने जा रहा हूं वह एक सरासर झूठ है। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर जुल्फिकार बेग का चेहरा सफेद पड़ गया। सुल्तान की भौहें सिकुड़ गईं। दरबार के विद्वान एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। मुल्ला ने एक ऐसा वाक्य बोला था जिसने जुल्फिकार की पूरी चाल को ध्वस्त कर दिया था। यह एक तार्किक दुविधा थी, एक ऐसा विरोधाभास जिसे हल नहीं किया जा सकता था। अगर मुल्ला का यह कहना कि यह वाक्य एक झूठ है सच माना जाए तो इसका मतलब है कि वह सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर वह सच बोल रहे हैं तो उनका वाक्य झूठा कैसे हो सकता है? और अगर उनका यह कहना कि यह वाक्य एक झूठ है झूठ माना जाए तो इसका मतलब है कि वह झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर वह झूठ बोल रहे हैं तो उनका वाक्य सच हो जाता है। आईना क्या फैसला करता? अगर वह मुल्ला को सच्चा दिखाता तो यह साबित होता कि मुल्ला झूठ बोल रहे हैं। और अगर वह उन्हें झूठा दिखाता तो यह साबित होता कि मुल्ला सच बोल रहे हैं। आईना हकीकत इस पहेली के सामने खुद एक झूठ का पुलिंदा बन गया था। जुल्फिकार बेग हकलाने लगा। यह